हेलो गाइस, आज हम एक 2019 की हॉरर साईफाई मिस्ट्री मूवी द रूम देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में एक बहुत खुश मियाँ बीवी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक नए घर में जा रहे होते हैं। घर के पास पहुंचकर केट अपनी माँ को फ़ोन करती है और उससे बताती है कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। केट की माँ उस पर सवालात की बरसात कर देती है जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है। केट फ़ोन बंद कर देती है। उसका हस्बैंड मैट उसे जूनबग बुलाता है और उसे कहता है इस नए घर में हम बहुत खुश रहेंगे। इसके बाद दोनों नए घर में अपना सामान रखते हैं और इसी दौरान एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। मैट अपने स्टूडियो को सेटअप करता है और वहाँ पर पेंटिंग के लिए एक सफ़ेद कैनवस लगाता है। अचानक उसे एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है केट एक पुराने ओनर का सामान जो कि एक किनारे में ढेरी लगा हुआ था उसे खोल रही है। मैट उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में ये करने ही वाला था, लेकिन केट उसे कहती है कि जब तुम पेंटिंग शुरू करते हो तो सब कुछ भूल जाते हो। केट अनबॉक्सिंग के दौरान एक कैबिनेट खोलती है तो उसे वहाँ पर एक मुर्दा परिंदा मिलता है। दूसरी तरफ मैट पुराना फर्नीचर उठाकर खिड़की से बाहर फेंक रहा होता है। इसी दौरान उसे एक बहुत पुरानी और अजीबोगरीब चाबी मिलती है। केट परिंदे को दरख्त के नीचे दफनाने जाती है, तभी अचानक से मैट खिड़की से फर्नीचर नीचे फेंकता है जिसकी आवाज़ सुनकर केट डर जाती है। कुछ देर बाद मैट कचरे के पीछे छुपी दीवार तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसका की होल बिल्कुल कचरे में मौजूद चाबी जैसा होता है। वो कचरे से चाबी लाता है और रूम का दरवाज़ा खोल देता है और फिर वो केट को अपने साथ अंदर जाने के लिए बुलाता है। केट के कमरे में पाँव रखते साथ ही घर की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं। मैट इलेक्ट्रिशियन को बुलाने चला जाता है। केट जैसे ही अपना पाँव कमरे से बाहर निकालती है फ्लिकरिंग रुक जाती है। अगले दिन मैट उस कमरे में अकेला जाता है। केट पीछे से ज़ोर से चिल्लाती है कि इलेक्ट्रिशियन आ गया। इसकी आवाज़ सुनकर मैट डर जाता है। इलेक्ट्रिशियन खराबी ढूंढने के लिए इनके बेसमेंट में जाता है। वहाँ पर मौजूद वायरिंग देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि ये बहुत पुरानी है। वो कहता है कि मैंने इस तरह का कुछ भी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा और इनके घर में मौजूद बिजली के तमाम मसाइल इसी की वजह से हैं। इलेक्ट्रिशियन वहाँ से जाते हुए मैट को बताता है कि इस घर के पुराने मालिक ने खुदकुशी कर ली थी। फिर मैट इंटरनेट पर इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढता है। उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाले पहले मियाँ बीवी को किसी ने बहुत बुरे तरीके से कत्ल कर दिया था। इंटरनेट पर इस घर को हाउस ऑफ ब्लड कहा जाता है। मैट को यह भी पता चलता है कि पुलिस को कातिल मिल गया था, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नामालूम है। केट अपने स्टडी रूम में सोफे पर सो रही होती है। मैट उस पर कपड़ा डालता है और खुद कातिल की तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। वो नशे की हालत में रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर शराब की पूरी बोतल ख़त्म कर देता है। फिर वो कहता है कि मुझे एक और शराब की बोतल चाहिए। लाइट्स फ्लिकर करती हैं और एक शराब की बोतल उसके सामने आ जाती है। रात गुजर जाती है। लाइट्स फ्लिकर होती रहती हैं जिसकी वजह से केट उठ जाती है। वो मैट को ढूंढने के लिए रूम में जाती है। केट कमरे में मौजूद तरह तरह की चीज़ें देखकर हैरान हो जाती है। मैट उसे वैन गोग और सेज़ैन की ओरिजिनल पेंटिंग सिखाता है। केट उसे कहती है कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। मैट उसे कहता है कि तुम अभी इस कमरे में खड़े होकर किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करो। वो कहती है मुझे $1000 चाहिए। लाइट फ्लिकर होती है और उसके सामने $1000 आ जाते हैं। केट कहती है कि ये जाली हैं। मैट उसे कहता है कि तुम और ज़्यादा पैसे मांगो, 10 लाख। केट ऐसे करती है और बिजली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन जब बिजली वापस आती है तो केट के सामने $1 मिलियन पड़े होते हैं। वो डर जाती है और मैट से कहती है कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैट उसे मनाता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैट उसे कहता है कि तुम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लो और इसे एंजॉय करो। फिर दोनों इस रूम में जाकर अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। वो बहुत सी शराब और बहुत से पैसे मंगवाते हैं। देखते ही देखते मैट की पूरी दीवार एंटीक पेंटिंग से भर जाती है। अगले दिन केट कहती है कि मैंने नौकरी छोड़ दी। उनके पास हर वो चीज़ होती है जिसकी वो ख्वाहिश कर सकते हैं और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एक मौके पे मैट केट पे हीरों की बरसात कर देता है। एक रात दोनों अपने बेडरूम में होते हैं और केट सोच रही होती है कि ये कमरा काम कैसे करता है। मैट कहता है कि इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बस आम खाओ, गुटलियाँ मत गिनो। लेकिन केट के दिल में इस सब के नतीजे का खौफ होता है। इनके घर में एक ना ख़त्म होने वाली पार्टी चल रही होती है। दोनों बस ख्वाहिश का इजहार करते हैं और कमरा इनकी ख्वाहिश पूरी कर देता है। कुछ ही अरसे बाद केट को होश आती है और उसे अपना कचरे से भरा घर नज़र आता है। बाद में मैट केट को सरप्राइज़ देने के लिए घर के अंदर लेकर जाता है। मैट घर के एक कमरे को नर्सरी बना देता है। केट जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ खास खुशी नहीं होती। मैट उसे कहता है कि हमें बच्चा पैदा करने की दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों में किसी किस्म का कोई मसला नहीं, हम ये कर सकते हैं। केट के 2 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए थे और वो इस सब से दोबारा नहीं गुजरना चाहती। मैट उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। कुछ देर बाद मैट को वो बाहर सिगरेट पीते हुए नजर आती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर केट दोबारा उस नर्सरी में जाती है। इसके बाद वो रूम में जाती है और रूम की लाइट्स चमकती हैं।
मैट जब वापस आता है तो केट उसे एक न्यू बॉर्न बेबी के साथ खेलती हुई मिलती है। मैट बहुत डर जाता है। पहले उसे लगता है कि इसने किसी का बच्चा खींच लिया है, फिर उसे ख्याल आता है कि इसने ये बच्चा कमरे से लिया होगा। केट उसे कहती है कि उसके पास और कोई भी चारा नहीं था तो उसने ये रास्ता इख्तियार किया। मैट उसे कहता है कि हम ये बच्चा रख नहीं सकते और हमें इसे रूम को वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये गलत है। दोनों बच्चे को उठाकर कमरे में चले जाते हैं। बच्चा रो रहा होता है और केट को समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। मैट उसे कहता है कि तुम इस बच्चे के गायब होने की ख्वाहिश करो। केट ऐसा नहीं कर पाती और वो बच्चा मैट को पकड़ा देती है। वो बच्चे को उठाकर देख रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो भी ये काम नहीं कर सकता। वो बच्चा केट को वापस पकड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। रात को बच्चा रो रहा होता है तो केट मैट से कहती है कि तुम रूम से जाकर दूध ले आओ। वो रूम से दूध लेकर वापस आता है तो केट उसे अपना दूध पिला रही होती है। दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि ये किस तरह मुमकिन है। अगले दिन जब केट दूसरे कमरे में बच्चे के साथ खेल रही होती है, मैट दोबारा उस नामालूम कातिल की तस्वीर को देखता है और उसे इंटरनेट पर सर्च करता है। उसे पता चलता है कि वो शख्स एक पागल खाने में दाखिल है। मैट थोड़े से पैसे उठाता है और उसे ढूंढने चला जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और नर्स से कहता है मुझे उससे बात करनी है। नर्स उसे कहती है कि इससे पिछले 45 साल में सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टर मिलने आए हैं। वो नर्स के साथ झूठ बोलता है कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन उस शख्स को फ़ौरन ये बात पता चल जाती है कि ये कोई रिपोर्टर नहीं है। मैट उसे बगैर किसी शर्म के हर चीज़ सच सच बता देता है। वो आदमी मैट से बैठने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहा था। आदमी मैट से पूछता है कि तुम्हें उस घर में रहने का मज़ा आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैट को सिर्फ ये जानने में दिलचस्पी होती है कि उसने घर के लोगों को क्यों मारा। आदमी मैट से कहता है कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था और इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए इन दोनों को वो घर छोड़ देना चाहिए। फिर वो मैट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा लालची और दुनियावी आदमी ऐसा नहीं करेगा। वापसी पे मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है और जब उससे पैसे मांगे जाते हैं तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ राख मिलती है। वो फ़ौरन घर जाता है और बहुत सारे पैसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है। वो पैसे उसकी आंखों के सामने राख हो जाते हैं। इसके बाद वो वैन गॉग की एक पेंटिंग उठाता है और उसे अपने दरवाजे से बाहर रख देता है। पेंटिंग का वो हिस्सा जो दरवाजे से बाहर होता है फ़ौरन राख बन जाता है। मैट बची हुई पेंटिंग उठाता है और उसे अपनी दीवार पर लटका देता है। केट बच्चे के डायपर्स चेंज कर रही होती है तो उसे लाइट्स फ्लिकर करती हुई नजर आती हैं। केट बच्चा उठाती है और मैट को देखने के लिए कमरे में जाती है। मैट कमरे की दीवारें तोड़ रहा होता है। वो ये देखना चाहता है कि ये कमरा काम कैसे करता है। यहाँ पर इन दोनों में इख्तलाफ पैदा हो जाता है। केट अपने बच्चे के साथ खुश होती है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कमरा कैसे काम करता है, लेकिन मैट को ये बात जाननी होती है। उसे एक दीवार के पीछे वही बेसमेंट वाली अजीबोगरीब वायरिंग मिलती है। बाकी दीवारों और फर्श के नीचे भी यही सब कुछ होता है। फिर केट कहती है कि मैं इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा रही हूँ। मैट उसे कहता है कि मेरा यकीन मानो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। उसे मैट की समझ नहीं आती और वो बच्चे को बाहर ले जाती है। बाहर जाते साथ ही बच्चा अजीबोगरीब तरीके से तब्दील होना शुरू हो जाता है। केट डर जाती है और मैट को आवाज़ें देना शुरू कर देती है। बेबी का साइज़ बहुत तेज़ी से बड़ा होना शुरू हो जाता है। मैट उसे फ़ौरन उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर पहुंचते पहुंचते वो बेबी बच्चे से लड़का बन चुका होता है। केट बच्चे को नहलाने के बाद मैट से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैट उसे उस आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि ये कमरा एक बहुत बड़े 3D प्रिंटर की तरह है और हम इस घर की बनाई हुई कोई भी चीज़ घर से बाहर नहीं ले जा सकते। केट को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मैट ने उस बच्चे को एक चीज़ कहा। वो कहता है कि यह हड्डियों और गोश्त से बनी एक चीज़ ही है। बच्चा वहाँ आ जाता है और केट उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन केट बच्चे को पढ़ाते हुए कैंपिंग के बारे में बताती है और वो बच्चा कहता है कि मुझे भी कैंपिंग के लिए जाना है। केट बच्चे को समझाती है कि कैंपिंग तो दूर की बात, तुम इतने ज़्यादा बीमार हो कि इस घर से बाहर भी नहीं जा सकते। बच्चे को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो चीज़ें उठाकर कमरे से बाहर फेंक देता है। जब केट वो चीज़ें उठाने जाती है तो वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। मैट अपने लिए एक गन मंगवाता है और बाहर जाकर इसे चलाने की प्रैक्टिस करता है। लड़का इसे खिड़की में से खड़ा होकर देख रहा होता है। एक दिन लड़का केट से छुपते छुपाते दरवाजे के पास जाता है और अपना हाथ दरवाजे से बाहर निकाल देता है। जब केट को यह सब नजर आता है तो वो फौरन से उस बच्चे का हाथ अंदर खींचती है। सब कुछ ठीक होता है। इस वाक़ये के बाद केट सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह सील कर देती है। रात को केट और शेन डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन अब केट को उस लड़के की हर हरकत पे गुस्सा आ रहा होता है। मैट भी परेशान होता है और वो अपने स्टूडियो में पागलों की तरह पेंटिंग कर रहा होता है। अगले दिन वो लड़का मैट के स्टूडियो में एक स्नोबॉल के साथ खेल रहा होता है। वो बॉल उससे गिर के टूट जाती है। मैट वहाँ आता है और उस बच्चे पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है यहाँ से भाग जाओ। केट स्टूडियो में आती है और मैट के साथ लड़ना शुरू कर देती है और वो लड़का वहाँ खड़ा उनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है।
मैट कहता है कि ये लड़का मेरे स्टूडियो में दोबारा नहीं आएगा। रात के वक्त वो लड़का बेसमेंट में जाता है और उसे वहाँ सारी इलेक्ट्रिक वायरिंग नज़र आ जाती है। फिर वो उस कमरे में जाता है और कमरे की लाइटें चमकती हैं। सुबह जब मैट उठता है तो उसे टूटा हुआ ग्लोब नई हालत में स्टूडियो के अंदर नज़र आता है। वो भागा भागा केट के पास जाता है और उससे ग्लोब के बारे में पूछता है। दोनों कमरे में जाते हैं और वहाँ उन्हें वो लड़का स्नोमैन के साथ खेलता नजर आता है। बच्चा कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल बना देता है। केट को ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैट को ये अच्छा नहीं लगता। वो लड़के को खींच के कमरे से बाहर लेकर जाता है और उसे मना कर देता है कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। फिर मैट कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर देता है। फिर फ़ोन बजता है और फ़ोन वो छोटा लड़का उठा लेता है। फ़ोन की दूसरी तरफ वो नामालूम कातिल होता है और वो छोटे बच्चे की आवाज़ सुन के बहुत हैरान होता है। मैट फ़ोन उसके हाथ से खींच लेता है और केट उस बच्चे से कहती है तुम दोबारा फ़ोन नहीं उठाओगे। मैट उस आदमी से पूछता है कि इस लड़के के एजिंग प्रोसेस को घर के बाहर कैसे स्लो किया जा सकता है। केट इनकी बातें दूसरे कमरे में मौजूद फ़ोन पे सुन रही होती है। वो आदमी मैट से कहता है कि ये लड़का इसको बनाने वाले शख्स की मौत के बाद ही यहाँ से बाहर जा सकता है। अगर केट मर जाए तो ये बाहर की दुनिया में एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएगा। तभी मैट को एहसास होता है कि ये आदमी भी इसी कमरे की पैदावार है और इसने खुद ज़िंदा रहने के लिए अपने माँ बाप को मार दिया। वो आदमी मैट से कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं, या तो अपनी बीवी को मार के बच्चा बचा लो या बच्चे को मार के अपनी बीवी बचा लो। केट परेशानी की हालत में अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। केट उस बच्चे के लिए अपनी जान कुर्बान करने का सोच रही होती है। फिर केट का जहन बदलता है और वो रात को घर चली जाती है। रात के वक्त वो घर की चाबियां चोरी करता है और घर से बाहर चला जाता है। सुबह केट और मैट दोनों किचन में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक टीनेजर नजर आता है। शेन के हाथ में मैट की गन होती है और वो उसे मारने के लिए गोलियां चलाता है। केट शेन का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक मैट उस पर हमला कर देता है और इस दौरान केट के सर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मैट उसे उठाने आता है और वो उससे कहता है कि शेन अब मर चुका है। केट उसकी बॉडी देखने के लिए घर से बाहर जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर एक दूसरे मैट को दिखाया जाता है जो कि लिविंग रूम में उठता है। वो पूरे घर में और घर से बाहर केट को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। मैट कमरे की चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है और जब उसे चाबियां नहीं मिलती तो वो कमरे की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है। केट खाना खाते हुए मैट से कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मैट कहता है कि हम इस घर से जा नहीं सकते, हमारे पास ना ही कोई रहने का ठिकाना है और ना ही कोई नौकरी है, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ रहेंगे तो ये घर हमारी सब ज़रूरियात पूरी करेगा। इस मैट का बिहेवियर शेन जैसा होता है। ये देखकर केट को इस पर शक हो जाता है। दूसरा मैट दीवार में मौजूद तारों के जाल से रेंग रेंग कर निकलता है और घर से बाहर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मैट केट को गलत नीयत से हाथ लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे धक्का दे देती है। नीचे गिरते ही ये मैट केट को मॉम बुलाता है और फिर केट घबरा के वहाँ से भाग जाती है। मैट उसका पीछा करता है और फिर उसका रेप कर देता है। दूसरा मैट वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। फिर ये वाला मैट रेपिस्ट मैट को ढूंढने चला जाता है। अचानक केट को एक मैट मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता ये कौन सा वाला है। पहले तो उसे लगता है कि ये असली मैट है, लेकिन फिर दूसरा मैट भी वहाँ आ जाता है। दोनों उसे बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ही असली मैट हूँ। अचानक एक मैट उसे जूनबग बोलता है। दूसरा मैट भी जूनबग दोहराता है और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाता है। केट उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का देती है और खुद मैट के साथ बाहर भाग जाती है और फिर शेन अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। दोनों को ये पता चलता है कि ये घर उस कमरे के अंदर ही है। इस घर को शेन ने बनाया था और वो इसे बार बार तब्दील करता रहता है। मैट कहता है कि मेरे पास शेन को हराने का एक आइडिया है। जब शेन उनको देख रहा होता है तो दोनों घर से बाहर भागते हैं। शेन नाइफ उठाता है और मैट का कत्ल कर देता है। तभी शेन को असली मैट और केट घर से बाहर भागते हुए नजर आते हैं। शेन फौरन इनका पीछा करना शुरू कर देता है। इतनी देर में मैट और केट असली रूम तक पहुंच जाते हैं। वो फौरन भाग के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। शेन पीछे से भागता भागता आता है और मैट को साथ लेते हुए घर के दरवाजे के बाहर गिर जाता है। फिर केट मैट को घर के अंदर घुसा के दरवाज़ा बंद कर देती है और शेन बहुत तेज़ी से बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। आखिर शेन दरवाजे से हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। केट और मैट दोनों उसका पीछा करते हैं। वो इनकी आंखों के सामने ज़मीन पर गिरता है और राख में तब्दील हो जाता है। 1 महीने बाद केट एक मोटल में होती है। जब मैट उसके लिए कॉफ़ी लेकर वापस आता है तो उसे नज़र आता है कि केट बहुत ज़्यादा परेशान है। केट के हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव होता है। वो मैट को कमरे के अंदर नहीं आने देती और फिर कमरे की लाइटें चमकती हैं। ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी देख सकें। आपको हमारे चैनल पर मौजूद ये दूसरी वीडियोस भी अच्छी लगेंगी।